हेलो गाइस, आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इंडिकेशन ऑफ आईवी फ्लूइड्स, जिसमें हम समझेंगे कि फ्लूइड्स के यूज़ क्या क्या होते हैं, इंडिकेशन और कंट्रा इंडिकेशन क्या होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। फ्लूइड का जो यूज़ होता है डिहाइड्रेशन को ट्रीट करने के लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए, बीपी को मेंटेन करने के लिए, कैलोरी और डेक्सट्रोज की जो इलेक्ट्रोलाइट की है रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए बॉडी में कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो फ्लूइड में डाइल्यूट करके दी जाती हैं। तो डाइल्यूशन में भी मेडिसिन डाइल्यूशन में भी फ्लूइड का हेल्प है होती है। और हाइपोवोलेमिक शॉक है या एनाफाइलेक्सिस शॉक है, डिहाइड्रेशन है, उसमें भी फ्लूइड का यूज़ होता है। कोमा में के जो पेशेंट हैं उनमें भी फ्लूइड का यूज़ होता है। सीवियर वॉमिटिंग है किसी पेशेंट को या डायरिया है तो उसमें भी फ्लूइड का यूज़ किया जाता है। टीपीएन जो होता है वो टोटल पेरी न्यूट्रिशन जो होता है उसमें भी जो फ्लूइड के ही तरह एक्ट करता है और वो जो हमारी बॉडी को वो भी फ्लूइड की ही तरह हम देते हैं। एनाफाइलेक्सिस में, पैनक्रिएटाइटिस में और फोर्स्ड ड्रग ओवरडोज में, अगर ड्रग की ओवरडोज हो जाती है तो उसमें भी हम फ्लूइड का यूज़ करते हैं। किसी चीज़ की पॉइजनिंग हो जाती है तो उसमें भी हम फ्लूइड का यूज़ करते हैं। अब समझ लेते हैं कि फ्लूइड को जो हम डिफ़ाइन करते हैं वो किस बेसिस पर डिफ़ाइन करते हैं। फ्लूइड को हम जो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी है उसके बेसिस पर डिफ़ाइन करते हैं कि हमको कौन सा फ्लूइड हाइपरटोनिक है, कौन सा हाइपरटोनिक है, कौन सा आइसोटोनिक है और हमको कौन सा फ्लूइड देना चाहिए। तो वो हम डिफ़ाइन करते हैं बेसिस ऑफ प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी। तो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी हम समझते हैं। प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी जो होती है 285 से 295 ओस्मोल पर लीटर के अराउंड होती है। तो हम समझते हैं कि इसी बेसिस पे हम समझते हैं कि जो फ्लूइड है वो हाइपोटोनिक है या हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है या आइसोटोनिक है। उसके बेसिस पर ही फ्लूइड को डिफ़ाइन किया जाता है। अब समझ लेते हैं कि जो फ्लूइड होता है, जो हमारे सेल्स होते हैं और इंट्रावेस्कुलर और इंट्रासेल्युलर स्पेस होता है उसके बीच में एक जो सेल होता है हमारा, सेल के और इंट्रावेस्कुलर स्पेस के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पानी को तो अलाउ करती है लेकिन जो हमारे ओस्मोल होते हैं उनको जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अलाउ नहीं करती है। और एक बात और समझ लेते हैं, जिस तरफ सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, सॉल्यूट पार्टिकल्स जहाँ पर ज़्यादा होते हैं वहीं पर ही जो वाटर मूव करेगा। अगर एक कंपार्टमेंट में 100 ओस्मोल का फ्लूइड है और एक कंपार्टमेंट में 200 का है तो जो फ्लूइड है वो मूव करेगा ए कंपार्टमेंट से बी कंपार्टमेंट में। अगर ऐसे हम समझ लेते हैं, इसमें हमने 100 ओस्मोल इसमें हमने ए कंपार्टमेंट में हमने 100 सोडियम के मॉलिक्यूल डाले, इसमें हमने 500 सोडियम के मॉलिक्यूल डाले। तो जो वाटर मूव करेगा वो 500 की तरफ करेगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ओस्मोल की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है। तो जितनी ओस्मोल की जो क्वांटिटी होगी वो ज़्यादा होगी उस तरफ ही वाटर मूव करेगा। तो ये ओस्मोलैरिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑस्मोटिक प्रेशर के, क्योंकि जितनी ज़्यादा ओस्मोलैरिटी होगी वाटर किसी भी फ्लूइड की, उसकी जो वाटर को खींचने की कैपेसिटी होगी उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी अगर किसी फ्लूइड की ओस्मोलैरिटी 500 है तो वो एक हाइपरटोनिक फ्लूइड है। तो आइए समझते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो वाटर को अलाउ करती है लेकिन ऑस्मोल्स को पास करने के लिए अलाउ नहीं करती है। और ऑस्मोल्स का काम होता है पानी को खींचना। जिस तरफ ऑस्मोल की क्वांटिटी ज़्यादा होगी उस तरफ वाटर शिफ्ट हो जाएगा। तो ये सब ऑस्मोल्स का काम होता है। ऑस्मोल्स के बारे में समझ लेते हैं कि ऑस्मोल्स कौन से होते हैं। ऑस्मोल्स होते हैं सोडियम है, क्लोराइड है, ग्लूकोज है, एल्बुमिन है, यूरिया है, ये सब ऑस्मोल्स होते हैं। अगर एक कंपार्टमेंट से फ्लूइड बी कंपार्टमेंट को यानी लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होता है तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। तो वाटर मूव ए टू बी कंपार्टमेंट, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जो ये फिनोमेना है इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज द फिनोमेना वाटर मूव लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये होती है ऑस्मोसिस। अब हम समझ लेते हैं कि टॉनिसिटी क्या है। टॉनिसिटी इज द मेजर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेडियंट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल के मेम्ब्रेन के जो अक्रॉस
जो प्रेशर ग्रेडियंट है हाइपोटोनिक फ्लूइड का और हाइपरटोनिक फ्लूइड का, हाइपोटोनिक फ्लूइड का और हाइपरटोनिक फ्लूइड का, वो है टोनिसिटी। टू डिफरेंट फ्लूइड कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टोनिसिटी। तो जो दो सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो डिफरेंस है उसे कहते हैं टोनिसिटी। अब हम समझते हैं कि जो फ्लूइड है, हम समझ चुके हैं कि हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक क्या होते हैं। हाइपरटोनिक फ्लूइड यानी हाई ओस्मोलर फ्लूइड, जिनकी ओस्मोलैरिटी ज़्यादा है, जिनकी ओस्मोलैरिटी ज़्यादा है। ओस्मोलैरिटी को हमें अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। जो जितनी बोतल होती है उसकी जो ड्रिप होती हैं उन पे सब पे जो ओस्मोलैरिटी है उसकी वो लिखी होती है। हाइपोटोनिक फ्लूइड जो लोअर कॉन्सेंट्रेशन फ्लूइड हैं, जिनकी जो ओस्मोलैरिटी है वो कम है, उन्हें हाइपोटोनिक कहते हैं। आइसोटोनिक फ्लूइड जिनकी ओस्मोलैरिटी सेम है प्लाज्मा के सेम है या प्लाज्मा के बराबर है, उसे कहते हैं हम आइसोटोनिक फ्लूइड। ओस्मोलैरिटी डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी। जो ओस्मोलैरिटी को हम डिफाइन करते हैं वो प्लाज्मा के बेसिस पर करते हैं, क्यों जो प्लाज्मा की ओस्मोलैरिटी होती है वो 285 से 295 के अराउंड होती है। ओस्मोलैरिटी क्या है? ओस्मोलैरिटी द टोटल नंबर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स इज कॉल्ड ओस्मोलैरिटी। जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स क्या हैं? सोडियम है, ग्लूकोज है, यूरिया है। इनकी जो पार्टिकल्स की जो क्वांटिटी है वो डिफाइन करती है कि उसकी ओस्मोलैरिटी क्या है। और जितनी ज़्यादा इनकी सोडियम या ऑस्मोल या ग्लूकोज, ये जो ऑस्मोल हैं, इनकी क्वांटिटी जितना ज़्यादा होगी उसकी ओस्मोलैरिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो ओस्मोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑस्मोटिक प्रेशर के, क्योंकि जितनी ज़्यादा ओस्मोलैरिटी होगी उतना ही ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझ लेते हैं। अप्लाई प्रेशर बाय ऑस्मोल सो वाटर मूव टू लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है और जो लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करता है और जो वाटर को खींचने की कैपेसिटी है ओस्मोल की या फ्लूइड की, उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। जो ऑस्मोल की वाटर को खींचने की कैपेसिटी है उसे कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम समझ लेते हैं कि कुछ फ्लूइड हैं मार्केट में जिनकी हम ऑस्मोलैरिटी को एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जो हमारी आरएल रिंगल लैक्टेट 500 होती है, उसकी ओस्मोलैरिटी अराउंड 273 ओस्मोल पर लीटर होती है, मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। जो हमारी एनएस होती है, नॉर्मल सलाइन 0.9%, उसकी ओस्मोलैरिटी 308 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। हाफ एनएस की जो ओस्मोलैरिटी होती है वो 150 मिली मोल ओस्मोल पर लीटर होती है। और जो डीएनएस होती है उसकी ओस्मोलैरिटी 430 होती है मिली ओस्मोल पर लीटर। डेक्सट्रोज 10% होता है, उसकी 555 मिली ओस्मोल पर लीटर होती है। इसी तरह से D5% की ओस्मोलैरिटी 252 होती है। D25% की 1263 होती है। आइसोलाइट पी की ओस्मोलैरिटी 374 होती है। और जो NH3% है उसकी ओस्मोलैरिटी 1026 होती है। और जो वाटर होता है उसकी कोई ओस्मोलैरिटी नहीं होती है। और SWFI जो स्टेराइल वाटर फॉर इंजेक्शन जिसे कहते हैं, उसकी कोई ओस्मोलैरिटी नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई ऑस्मोल नहीं होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं होते हैं, तो उसकी ओस्मोलैरिटी नहीं होती है। ये ओस्मोलैरिटी सारी चीज़ें जो हैं वो लिखी होती हैं। उसकी जो बोतल होती है उस पर ओस्मोलैरिटी उसकी लिखी होती है, तो हमको अलग से ओस्मोलैरिटी को अलग से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझते हैं कि फ्लूइड इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेल्युलर स्पेस में कैसे शिफ्ट होता है। ये हमारा एक इंट्रासेल्युलर स्पेस है, ये हमारा इंट्रासेल्युलर स्पेस है और ये हमारा इंट्रावेस्कुलर स्पेस है। इंट्रासेल्युलर स्पेस मीन्स जो सेल के अंदर का स्पेस, और इंट्रावेस्कुलर स्पेस यानी वेसल्स के अंदर के बीच का स्पेस, जो वेसल्स के अंदर का स्पेस है इंट्रावेस्कुलर स्पेस। उसके एक बीच में एक स्पेस होता है जिसे हम कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस, इंट्रासेल्युलर स्पेस, इंट्रावेस्कुलर स्पेस और इंटरस्टिशियल स्पेस।
अब हम समझते हैं कि अगर हमने कोई हाइपरटोनिक फ्लूइड अगर यहाँ पे डाल दिया, हाइपरटोनिक फ्लूइड डाल दिया जिसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा है और ये इसकी ऑस्मोलैरिटी 300 के समथिंग है, और अगर हमने इसमें 500 ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड डाल दिया तो जो वाटर है वो मूव कर जाएगा इंट्रासेल्युलर स्पेस से इंट्रावैस्कुलर स्पेस में, अगर हमने हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया तो पेशेंट को, क्योंकि जो यहाँ पे वाटर को खींचने की कैपेसिटी ओस्मोल्स की ज़्यादा हो जाती है और यहाँ की ओस्मोलैरिटी, जो इंट्रासेल्युलर स्पेस की ओस्मोलैरिटी है वो कम हो जाती है। और समझ लेते हैं, अगर हमने पेशेंट को हाइपोटोनिक फ्लूइड दे दिया, अगर पेशेंट को हमने हाइपोटोनिक फ्लूइड दिया तो हाइपोटोनिक फ्लूइड क्या करेगा, यहाँ की जो ओस्मोलैरिटी है वो ज़्यादा हो जाएगी और यहाँ की ओस्मोलैरिटी कम हो जाएगी हाइपोटोनिक फ्लूइड के कारण। तो जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेल्युलर स्पेस की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ये फिनोमिना पूरी बॉडी पर काम करता है। ये हमारा जो फिनोमिना है इंट्रावेस्कुलर स्पेस और इंट्रासेल्युलर स्पेस में फ्लूइड के शिफ्ट होने का फिनोमिना है, ये पूरी बॉडी पर हमारे ऐसे ही काम करता है, सारे सेल्स पर काम करता है। अगर ये मान लीजिए हमारे ब्रेन का सेल है और ब्रेन का सेल है, हमने हाइपोटोनिक फ्लूइड डाल दिया इंट्रावेस्कुलर स्पेस में यानी वेन के अंदर, तो जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस से फ्लूइड को खींच लेगा और सेल एडिमा कॉज कर जाएगा। अगर हमने हाइपरटोनिक फ्लूइड डाल दिया तो ये सेल के अंदर जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर का जो सारा फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस में आ जाएगा और यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगा, तो इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन हो जाएगा। तो हमको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हमको फ्लूइड ऐसा देना है कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर पेशेंट को एडिमा है तो हाइपरटोनिक फ्लूइड देना है, और ज़्यादा हाइपरटोनिक फ्लूइड देना है तो सेंट्रल लाइन से देना है हमको, और मोस्टली हमको आइसोटोनिक फ्लूइड देना है। नोट समझ लेते हैं एक, ओस्मोलैरिटी कंपेयर टू प्लाज्मा, प्लाज्मा से हम ओस्मोलैरिटी को कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ्लूइड हाइपरटोनिक है कौन सा आइसोटोनिक है। प्लाज्मा ओस्मोलैरिटी जो होती है 285 से 300 या 295 के अराउंड होती है। ओस्मोलैरिटी ऑफ इंट्रासेल्युलर फ्लूइड एंड इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड शुड बी सेम, जो इंट्रावेस्कुलर स्पेस की ओस्मोलैरिटी होती है और इंट्रासेल्युलर स्पेस की ओस्मोलैरिटी होती है, दोनों की सेम होती है। इन अप्रोप्रिएट तरीके से अगर हम हाइपरटोनिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं, इन अप्रोप्रिएट तरीके से अगर हम हाइपरटोनिक फ्लूइड का यूज़ करते हैं तो वो सेल के अंदर श्रिंकेज करेगा, सेल का फंक्शन अफेक्ट हो जाएगा, सेल इंट्रासेल्युलर डिहाइड्रेशन कॉज करेगा हाइपरटोनिक फ्लूइड। और इन अप्रोप्रिएट तरीके से अगर हम हाइपोटोनिक फ्लूइड यूज़ करते हैं, एडिमा करेगा, हाइपोटोनिक फ्लूइड सेल के अंदर एडिमा करेगा, क्योंकि जो फ्लूइड है वो इंट्रावेस्कुलर स्पेस से इंट्रासेल्युलर स्पेस में शिफ्ट हो जाएगा। D25% एक हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है जिसकी ऑस्मोलैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, परंतु ये एक हाइपोटोनिक फ्लूइड की तरह काम करता है, क्योंकि जो इसका ग्लूकोज है वो सेल कंज्यूम कर लेते हैं और इसकी जो बॉडी के जो सेल हैं वो इसके अंदर का डेक्सट्रोज है या ग्लूकोज है वो कंज्यूम कर लेते हैं, और इसकी जो इसके इस तरह से ये जो है बॉडी की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं कर पाता है। अगर सेल ग्लूकोज कंज्यूम करते हैं तो ग्लूकोज बहुत सारा जो फ्लूइड है वो सेल के अंदर लेके चला जाता है, तो इस तरह से सेल में एडिमा होता है और जो है इंट्रावेस्कुलर स्पेस का वॉल्यूम मेंटेन नहीं करता है डेक्सट्रोज। तो फ्लूइड विद हाई ऑस्मोलर कॉज थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस अवॉइड्स पेरिफेरल लाइन। अगर कोई हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है तो हमको जैसे D25% है, ये हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड है बट एक्ट करेगा हाइपोटोनिक फ्लूइड की तरह, तो हमको एक चीज़ याद रखनी है कि जो ये हाइपरटोनिक फ्लूइड हैं कभी भी डायरेक्ट पेरिफेरल लाइन से नहीं देने हैं। अगर हमको 12.5% से ज़्यादा या 15% से ज़्यादा हमको ऑस्मोलैरिटी का फ्लूइड देना पड़ता है तो हमको सेंट्रल लाइन से ही देना है, सेंट्रल लाइन प्रेफर करनी है। सोडियम, अब इतना हम समझते समझते इतना तो समझ ही चुके हैं कि जो सोडियम है वो मेजर कंपोनेंट है ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। तो सोडियम इज़ द मेजर डिटर्मिनेंट
ऑफ ऑस्मोलैरिटी ऑफ मोर इफेक्टिव ऑस्मोल। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव ऑस्मोल है वाटर की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन करने के लिए। ग्लूकोज है, ये इफ़ेक्टिव ऑस्मोल नहीं है, इसे इनइफेक्टिव ऑस्मोल भी कहेंगे, क्योंकि ये जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी है प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाता है, तो इसलिए इसे इनइफेक्टिव ऑस्मोल भी कह सकते हैं। अब कुछ फ्लूइड्स हैं, इनके बारे में हम हल्की जानकारी लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। NH 0.9% है, आइसोटोनिक फ्लूइड है, प्लाज्मा के लिए यूज़ कर सकते हैं एनी काइंड ऑफ शॉक में। हम फॉर मेडिसिन के डाइल्यूशन में हेल्प कर सकते हैं। इमरजेंसी कंडीशन में अगर हमको पेशेंट को ब्लड नहीं मिल पा रहा है तो एज ए बोलस के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर ग्लूकोज नहीं होता है तो इसे मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज़ नहीं कर सकते चिल्ड्रन में। और जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं उनको बहुत ही स्लोली देना है, क्योंकि ये जो है सोडियम है इंट्रावेस्कुलर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, बीपी बढ़ा सकता है अगर हमने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में दिया तो फिर जो हार्ट डिजीज़ का पेशेंट है उसे हार्ट की जो कार्डियक एक्टिविटी अफेक्ट हो सकती है। तो हमको 10 से 20 ml पर kg के हिसाब से हम दे सकते हैं, लेकिन हमको जो हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं उनमें 10 ml से हमको पर kg से ज़्यादा नहीं देना है। और NH 3% के बारे में समझते हैं। NH 3% का जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 1026 होती है। इट्स अ हाइपरटोनिक फ्लूइड, तो इसको हाइपरटोनिक है तो इसको बिना डाइल्यूशन के या बिना सेंट्रल लाइन के नहीं देना है। रिमूव करता है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर इन दी बॉडी के जो सेल्स हैं एडिमा कर जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो रिमूव करता है। ये एक ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह भी काम करता है, और इसकी साथ जो मैनिटॉल है वो भी ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह काम करता है। यूज़फुल है रेज्ड ICP में। इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ जाता है सेल के अंदर, बॉडी के अंदर कहीं भी एडिमा होगा तो ब्रेन में भी एडिमा होगा। और जो हमारा ब्रेन होता है वो अंदर स्कल के अंदर क्रेनियम के अंदर बंद होता है। अगर सेल एडिमा करता है तो जो सेल जब सूजेगा या फूलेगा या एडिमिक होगा तो उसके अंदर का जो प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जिसे कहते हैं, तो ब्रेन के फंक्शन अफेक्ट होंगे और पेशेंट RDS में जा सकता है और पेशेंट कन्वर्जन हो सकता है। बहुत सारी जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो पेशेंट में दिखाई दे सकते हैं। तो हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट का जो एडिमा है वो ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए, और एडिमा को ट्रीट करने के लिए हम हाइपर ऑस्मोलर फ्लूइड देते हैं जो ऑस्मोटिक डायूरेटिक की तरह काम करते हैं। और लैसिक्स है, फ्यूरिडसेमाइड वगैरह ऐसे ड्रग्स भी यूज़ किए जाते हैं। इट्स ऑस्मोटिक डायूरेटिक। और मैनिटॉल भी है। DNS कैन बी यूज मेंटेनेंस फ्लूइड इन चिल्ड्रन। इसे हम मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज़ कर सकते हैं चिल्ड्रन में। और आइसोटोनिक है प्लाज्मा के लिए, क्योंकि वैसे तो इसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा है लेकिन ये आइसोटोनिक की तरह ही काम करेगा, क्योंकि जो इसके अंदर का ग्लूकोज है वो सेल कंज्यूम कर लेंगे, तो ग्लूकोज सेल की ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन नहीं करता है। प्रोवाइड करता है कैलोरी एंड सोडियम क्लोराइड। ऑस्मोलैरिटी इसकी अराउंड 580 के समथिंग होती है। और अब हम हाफ DNS के बारे में बात कर लेते हैं। हाफ DNS हम मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए यूज़ कर सकते हैं जो 3 to 10 kg तक के पेशेंट हैं या लेस देन 1 month ऑफ पेशेंट हैं। ऐड अकॉर्डिंग टू कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसमें पोटेशियम भी ऐड कर सकते हैं अगर पेशेंट का पोटेशियम कम आता है तो। इट्स अ हाइपोटोनिक फ्लूइड, ये एक हाइपोटोनिक फ्लूइड है, तो हमको ध्यान रखना है कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। अगर पेशेंट का सोडियम बहुत ज़्यादा है तभी हमको इसमें हाफ DNS का यूज़ करते हैं। और हाफ DNS का यूज़ करते हैं। यूज़ इन हाइपरनाइट्रीमिया, अगर पेशेंट को हाइपरनाइट्रीमिया हुआ है, बहुत ज़्यादा जो है सोडियम बढ़ चुका है पेशेंट का, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। हाइपरनाइट्रीमिया में हम हाफ DNS का यूज़ करते हैं। और D10% को हम समझ लेते हैं। D10% एज ए बोलस के तरह यूज़ किया जा सकता है हाइपोग्लाइसीमिया में, और यूज़ करते हैं मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह। जो न्यूनेट्स होते हैं, छोटे जो न्यूनेट जो बच्चा पैदा होता है तो फर्स्ट जो 2 days होते हैं उसके जो प्री डायूरेटिक फेज होते हैं उसमें हम D10% को यूज़ करते हैं। D10% को हम या 5% को यूज़ करते हैं। जो लेस देन 1 kg के जो पेशेंट होते हैं उसमें हम 5% यूज़ करते हैं, और जो
लेस देन मोर देन 1 kg पेशेंट होते हैं उसमें हम 10% डेक्स्ट्रो यूज़ करते हैं। हाइपोटोनिक फ्लूइड है प्लाज्मा के लिए इट्स। और अब D25% की बात कर लेते हैं। इट्स हाई ओस्मोलर फ्लूइड यूज सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया में हम एज ए बोलस के थ्रू बोलस की तरह यूज़ कर सकते हैं। डोंट प्रेफर डायरेक्टली, पेरिफेरल लाइन से हमको नहीं देना है। हाई ओस्मोलर फ्लूइड है इस, अगर कोई फ्लूइड मोर देन जो ओस्मोलैरिटी उसकी 12.5% से ज़्यादा है तो उसे सेंट्रल लाइन से ही देना है। आइसोलाइट पी के बारे में बात कर लेते हैं। नॉट यूजफुल इन शिक बेबी और शॉक मैनेजमेंट। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा शिक है या फिर पेशेंट शॉक में जा रहा है तो हम ये शॉक मैनेजमेंट में हम बहुत ही लेस या कम यूज़फुल है। और इट्स ए हाइपोटोनिक फ्लूइड क्योंकि इसके अंदर का जो ग्लूकोज है वो सेल कंज्यूम कर लेंगे और सोडियम की क्वांटिटी इसमें बहुत कम होती है। यूज़ एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज़ किया जा सकता है जो लेस देन 1 मंथ ऑफ के पेशेंट हैं उनमें एज ए बोलस मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज़ किया जा सकता है। अवॉइड दिस फ्लूइड। अगर किसी पेशेंट का पोटेशियम बढ़ा हुआ है, क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ है, उसके यूरिन सही से नहीं हो रहा है और पेशेंट का जो पोटेशियम बढ़ गया है, क्रिएटिनिन बढ़ गया है, यूरिन सही से नहीं हो रहा है तो हम उसमें आइसोलाइट पी को अवॉइड करते हैं। D5% के बारे में समझ लेते हैं। यूज़फुल है लेस देन 1 kg के जो पेशेंट हैं उनमें यूज़फुल है ये। और फर्स्ट 2 days हम देते हैं, प्री डायूरेटिक फेज़ में यूज़ करते हैं। लेस देन 1 kg पेशेंट 2 days ऑफ लाइफ, 2 दिन तक हम देते हैं। उसके बाद में 2 दिन तक इसलिए देते हैं क्योंकि जो 2 दिन होते हैं फर्स्ट डे जो प्री डायूरेटिक फेज हैं उसमें जो पेशेंट की किडनी होती हैं, जो बेबीज़ होते हैं न्यूनेट्स, उनकी जो किडनी है फर्स्ट 2 days इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करने का उनके अंदर कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं बनता है, होता है, तो एज ए मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए हम 2 दिन। अब रिंगल लैक्टेट के बारे में समझ लेते हैं। रिंगल लैक्टेट कन्वर्ट टू ग्लूकोज एंड बाइकार्ब। जो लैक्टेट है ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज फिर बाइकार्ब में कन्वर्ट होता है। ये जो मेटाबॉलिज्म है वो लीवर में चलता है। कैन बी यूज़ डिहाइड्रेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं और इमरजेंसी कंडीशन में एज ए बोलस या फिर मेंटेनेंस फ्लूइड के लिए कुछ टाइम के लिए हम इसे दे सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ शॉक एंड इंक्रीज़ करने के लिए बीपी को, अगर लो बीपी है पेशेंट का तो लो बीपी में और ट्रीटमेंट ऑफ शॉक में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ बर्न। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा जल गया है तो जले हुए पेशेंट में बोलस की या फ्लूइड की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है तो हम एज ए फ्लूइड के लिए या बोलस के थ्रू इसमें यूज़ कर सकते हैं RL को। डोंट यूज़ RL इन लीवर फेलियर पेशेंट। जो लीवर फेलियर के पेशेंट हैं उनमें हमको RL यूज़ नहीं करनी है या फिर बहुत ही कॉन्शियसली यूज़ करनी है, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमको यूज़ करनी है। अवॉइड करना है कैल्शियम कंटेनिंग, जो भी कैल्शियम कंटेनिंग फ्लूइड हैं, जैसे उसमें जो प्लाज्मा लगा रहे हैं, ब्लड प्रोडक्ट लगा रहे हैं, तो हम उस लाइन से हमको रिंगल लैक्टेट को नहीं देना है, वरना वो ब्लड क्लॉट्स बना देगा और पेशेंट को ब्लड क्लॉट के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी है जो वो अफेक्ट हो सकती है। अवॉइड करनी है RL। लैक्टिक एसिड एसिडोसिस में या परसिस्टेंट वॉमिटिंग है पेशेंट को तो उसमें हमको RL को अवॉइड करना है। तो आई होप आप समझ चुके हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो हमारा एक टॉपिक है ओस्मोलैरिटी का टॉपिक अगर आप समझ लेते हैं तो ये भी आप बहुत ही इजीली समझ पाएंगे। ओस्मोलैरिटी जो फ्लूइड कैलकुलेशन है या फ्लूइड हमको क्या देना है, कितना देना है, उसके लिए हमको ओस्मोलैरिटी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।